इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे बैंक्स डिस्कस करेंगे, उनके स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि नए इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आते हैं विद द इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन बैंकिंग स्टॉक्स, तो उनके लिए जो सबसे सेफेस्ट स्टॉक्स हो सकते हैं वैसे 7 स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक नाम आपको दिख ही रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नो डाउट सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। यहाँ पे आप चार्ट कंपैरिजन देख सकते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो आपको चार्ट दिख रहा है ये एसबीआई का है, तो ऑब्वियसली बहुत पहले से है, इसका भी एडवांटेज इसको है। लेकिन आप यहाँ इस जोन में एक बार चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लगभग बाकी सारे बैंक्स भी एक इस टाइम में उसी जगह पे थे, लेकिन यहाँ से एसबीआई ने अच्छी रिकवरी दी है बाकियों के कंपैरिजन में। अब एक चीज बताना ज्यादा जरूरी है, वो मैं कई बार बोल चुका हूं। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी 50 को कंपेयर करते हैं, 5 साल का डेटा ले लेते हैं, तो निफ्टी 50 ने इतने ड्यूरेशन में 5 इयर्स में 156% का प्रॉफिट दिया है। वहीं पे एसबीआई ने 200, 150 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक है, जिसने कंपेयर टू सारे ही दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं डबल के आसपास प्रॉफिट दिया है, 400% से भी ऊपर का। तो इन सातों स्टॉक्स को हम लोग एक बार अच्छे से फंडामेंटली टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं और इनके क्या लेवल्स हो सकते हैं, सेफेस्ट लेवल इसमें एंट्री करने के लिए, वो भी हम लोग चेक करेंगे। चलिए आ जाते हैं स्क्रीनर पर। अब यहाँ पे अगर इसके मेन फंडामेंटल्स देखेंगे तो मार्केट कैप वगैरह देख के आपको इतना तो आइडिया लगना चाहिए कि मल्टी बैगर, देखिए एक तो कोई भी बैंकिंग स्टॉक आपको मल्टी बैगर बन के नहीं दिखेगा, ठीक है। और खास तौर पे जब इतना बड़ा मार्केट कैप ऑलरेडी बन गया हो, तो इसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा पैसा 3 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखना, लॉजिकल रीजन वगैरह देख के उसके बाद ही आगे बढ़ना। और अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो देख के डर मत जाना, ठीक है। किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में या बिल्डिंग्स वगैरह बनाने वाली रियल एस्टेट वाली कंपनीज वगैरह में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये इग्नोर करना पड़ता है, बिकॉज इन सारी कंपनीज को, इन सारे बैंक्स को कहीं से डेट लेके ही अपना काम करना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज एक बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा ये सेफेस्ट क्यों होगा, देखिए यहाँ पे ईयरली डेटा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं और पब्लिक के पास कितना स्टेक है। पब्लिक के पास जब भी बहुत ज्यादा स्टेक हो किसी भी स्टॉक में, वो रिटेलर्स के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये मेरी पर्सनल थॉट नहीं है, ये कॉमनली मार्केट में माना जाता है कि कभी भी ज्यादा स्टेक्स जो है वो प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के पास ही होने चाहिए। किसी किसी कंपनी में प्रमोटर्स आपको नहीं दिखेंगे, तो उस केस में ज्यादातर स्टेक्स एफआईआई डीआईआई के पास होने चाहिए। तो अब एसबीआई में किसके पास है, देखिए पब्लिक का स्टेक जो है आप देख सकते हैं कम होता जा रहा है, राइट। कुछ पॉइंट्स में ही सही, लेकिन कम हो रहा है। जब भी ये कम हो तो मेरे लिए पॉजिटिव होता है। क्या कम हो, पब्लिक का स्टेक। जब भी पब्लिक का स्टेक कम हो रहा होगा तो मेरे लिए वो चीज पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर यहां से स्टेक निकल रहा है तो या तो वो डीआईआई, या तो एफआईआई, या तो प्रमोटर के पास जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने अपने स्टेक को कुछ नहीं किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई के पास बहुत अच्छा स्टेक है, ठीक है। तो ये फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है किसी भी स्टॉक को बिगनर स्टॉक बोलने में या तो रिस्क लेने वाला स्टॉक बोलने में, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस जो हमने अभी यहाँ पे देखे, ये नए इन्वेस्टर्स के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए ये सारी कंडीशंस देखना जरूरी होता है। तो अब हमने ये पक्का कर लिया कि एसबीआई एक बिगनर स्टॉक है, न्यू इन्वेस्टर का स्टॉक हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक तरीका सिंपल बताता हूँ। सीएजीआर आप देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ऑब्वियसली आपको देखना है, ये अच्छे होने चाहिए। बैंकिंग में आपको बहुत ज्यादा ये नहीं दिखेगा, लेकिन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। डबल डिजिट में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये जो आपको सेल्स ग्रोथ वगैरह दिख रहा है ये ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। सीएजीआर आप देखोगे तो एवरेज से थोड़ा बेटर ही है। लास्ट 1 साल का तो हमें ऑब्वियसली इग्नोर करना है मार्केट कंडीशन देख के, अदरवाइज सीएजीआर देख के हमको पता चल रहा है कि ये एवरेज से थोड़ा बेटर ही है। तो ये हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि जब हम लोग इसका चार्ट चेक करेंगे तो चार्ट में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि सीएजीआर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा चांसेस है इसके ज्यादा नीचे नहीं गिरने का, ठीक है। अगर हिस्ट्री वाइज वो ऐसा ही चल रहा है, सिर्फ इसी कंडीशन में हम लोग ये लॉजिक अपनाएंगे। क्या लॉजिक, फिर से बता रहा हूं, जब हिस्ट्री वाइज जब से कंपनी आई है तब से बहुत ज्यादा इसमें इस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं है, तो
उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ट एक तो लॉन्ग रन में बढ़ता हुआ होना चाहिए, और अगर CAGR बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो उस कंडीशन में स्टॉक के बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो लोग वहाँ पे एंट्री करने की प्लानिंग करते हैं। इसी वजह से CAGR हम लोग हमेशा चेक करते हैं, कभी भी चार्ट चेक करने से। अब उसके अलावा प्रॉफिट्स वगैरह भी हमको देखने हैं, तो प्रॉफिट्स आप इंडिविजुअली जाके यहाँ पे देख सकते हो, क्वार्टरली डेटा भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन सिंपल टर्म में अगर आपको प्रॉफिट, लोन, ये वो जो भी है हर चीज़ अगर एवरेज आउट करके देखनी है तो सिंपल पी रेशियो में आके इसका EPS देखना है। ठीक है, मैं जनरली 5 साल वाले चार्ट में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, EPS ऊपर जाता हुआ। इसका सिंपल सा मतलब ये मुझे फील होता है कि इसका प्रॉफिट्स अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये रहा मीडियन। मीडियन के नीचे अगर PE मिलता है, इसका मतलब स्टॉक अभी कंपैरेटिवली सस्ता है। जब वो यहाँ पे PE था, जब यहाँ पे PE था, जब यहाँ पे PE था, उस टाइम के कंपैरिजन में अभी स्टॉक सस्ता है। ठीक है, तो इसे लिया जा सकता है। लेना है ये कंपलसरी नहीं है, लिया जा सकता है। अभी क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से अगर ये PE जो है यहीं पे इस तरह से मेंटेन करता है, कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम तक, तो इससे होगा ये कि जो इसका प्राइस है, ये प्राइस या तो गिरेगा या तो ये भी कंसोलिडेट करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो बाइंग के चांसेस होंगे वो और स्ट्रोंगर होते जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, राइट। PE रेशियो में PE अगर हम लोग देखेंगे ये और नीचे जाएगा तो हमारे लिए और ज्यादा फोमो क्रिएट होगा, राइट, कि अब ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अब इसे हमें बाय कर लेना चाहिए। तो इसके साथ साथ में प्राइस भी तो चेंज होगा, तभी तो होगा। प्राइस से ही अब हर चीज़ होता है ना, प्राइस से ही PE रेशियो चेंज होता है। तो या तो इसको गिरना पड़ेगा या तो इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अभी बैंकिंग का स्टॉक है तो मैं बहुत ज़्यादा इतने हाई लेवल पे इतना ज़्यादा भागने के बाद मैं अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ये तो मेरा स्टाइल है, पुराने लोग जानते होंगे, मैं इतने हाई लेवल पे बाइंग नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे खुला आपको मालूम चल रहा है कि स्टॉक ऐसे ऐसे चलता था, अचानक से ऐसा हो गया है ना। तो इसकी जो चाल है वो चाल बदल चुकी है, अब ऊपर की चाल चल रही है। तो ये रिस्की हो गया मेरे हिसाब से, टेक्निकली, फंडामेंटली नहीं, टेक्निकली मेरे लिए ये थोड़ा सा रिस्की हो गया है इतने हाई लेवल पे एंट्री करना, क्योंकि इसकी चाल चेंज हुई है। तो अगर ये वापस उसी चाल में आना चाहेगा तो ये बहुत ज़्यादा इसको गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग लॉजिक्स काम करते हैं, आपको अपनी गट फीलिंग के ऊपर ही किसी स्टॉक में एंट्री या नो एंट्री करनी है। ठीक है, तो जनरली मैं बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखता। तो जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखता तो बहुत ज़्यादा हाई पे एंट्री भी नहीं करता। इसीलिए SBI का स्टॉक अभी तक मेरे पास है नहीं। लेकिन बाय चांस अभी जैसे मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो SBI के स्टॉक में अगर 575 से नीचे के लेवल्स मुझे दिखने शुरू हो जाते हैं इस साल, तो मैं एंट्री के चांसेस जरूर 100% ढूंढना शुरू करूंगा। स्मॉल ग्रोथ स्टॉक के नाम पे ही सही, लेकिन एंट्री मैं 100% कर लूंगा अगर 575 के नीचे ये जाता है। तो इतना तो नाम SBI का है ही। थोड़े बहुत जो भी कुछ कुछ सालों के बाद थोड़े छोटे मोटे फ्रॉड्स निकलते हैं वो तो चलिए हर बैंक में निकल सकते हैं, लेकिन SBI एक ऐसा बैंक है जिसको गवर्नमेंट एटलीस्ट जाने नहीं देगी, राइट। पब्लिक का, गवर्नमेंट का, दोनों का ही इस पे भरोसा हमेशा से रहा है, हमेशा ही रहेगा। तो ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद मेरा डिसीजन इस लेवल के नीचे एंट्री करने का है। कोई चीज समझ में ना आई तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछना, अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेनेशन उसी टाइप से देने का। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं। ठीक है, अगला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बारे में हमने चार्ट में देखा कि बाकी स्टॉक्स जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनके कंपैरिजन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रिटर्न है पिछले 5 साल का या उसके आसपास के साल का, वो डबल के आसपास है बाकी सारे ही बैंक के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे मार्केट कैप देखते हैं। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी का जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, लोएस्ट प्राइस जो इसका हुआ था उसके आसपास है। हाई कितना है, 73.5। चार्ट में हमको ये सब दिख जाएगा। डिविडेंड जो है कंपनी बहुत ज्यादा देती है। अभी प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 75% से थोड़ी ज्यादा है। तो मतलब यहाँ से बाकी का जो स्टेक है वो निकलेगा, तो या तो वो FII के पास या तो DII के पास आना चाहिए। अगर इन दोनों के पास आता है तो ये स्टॉक और ऊपर जाना वाला है। अगर ये जो स्टेक 75% के अलावा जो स्टेक निकलेगा वो अगर पब्लिक के पास जाता है तो फिर इसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि स्टेक जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वो किसके पास जा रहा है,
पब्लिक के पास जा रहा है, तो मेरे लिए तो थोड़ा बहुत ये नेगेटिव साइड भी है। देखिए, एक हिस्सा है जो डीआईए के पास जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से कंपैरिजन में डीआईए का स्टेक बढ़ा, फिर यहाँ पे फिर से डीआईए का स्टेक बढ़ा, तो पूरी तरह से नेगेटिव इसे नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन ये एफआईआई बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखे। यहाँ पे तो एक बार स्टेक बढ़ा इनका, लेकिन फिर यहाँ पे बहुत माइनर सा स्टेक बढ़ा है। तो देखिए, हर चीज़ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है। ठीक है, पब्लिक का भी स्टेक बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सेफ इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे तो अलोन डीआईआई का ही स्टेक जो है पब्लिक से ज़्यादा है। तो हम लोग तो इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, एफआईआई डीआईआई का जो टोटल है वो पब्लिक से ज़्यादा होना चाहिए किसी भी स्टॉक को न्यू इन्वेस्टर स्टॉक बोलने की, राइट। तो यहाँ तो डीआईए का भी वो बहुत ज़्यादा स्टेक है। अब डीआईए में कौन इसे होल्ड कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक बड़ी कंपनी है जो इसे होल्ड कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले होंगे जो इसे होल्ड करके चल रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसके अलावा सीधा आ जाएंगे चार्ट में, मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो इस तरह के स्टॉक में मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील नहीं करता एंट्री करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए मैं बाई चांस कभी ऐसा भागते हुए मार्केट में मूड रहा तो कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं इस तरह के स्टॉक को इग्नोर ही करता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है मैं इसे अभी तो फिलहाल बिल्कुल ही इग्नोर करके चलूँ, अदरवाइज अगर इसे 5 साल के चार्ट में देखेंगे तो बहुत ही शानदार, एसबीआई से भी अच्छा इसका ईपीएस का पैटर्न कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हुए दिख रहा है। मीडियन के नीचे इसका पीई दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा इसका पीई रेशियो हमें दिखाई दिया है 5 साल के चार्ट। इसे मैक्सिमम करके देखें क्या? तो मैक्सिमम करके देखने पे हमें ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो यही मान के चल सकते हैं कि रिसेंट टाइम में इसकी जो कंडीशन है वो कुछ सही हुई होगी। आपको अगर ज़्यादा पता है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि पहले क्या गड़बड़ था और अभी क्या अच्छा है। रही बात इसमें एंट्री करने की, तो प्राइस चार्ट देखने पे मुझे ऐसा लगता है कि 40 रुपए के नीचे जाने के बाद ही इसमें डिस्कशन करना सही होगा कि इन्वेस्टमेंट्स के लेवल क्या होंगे। लेकिन पर्सनली अगर बताऊं तो 30 रुपए के नीचे जाने पे ही मैं अट्रैक्टिव होऊंगा। मेरा पर्सनल जो टारगेट होगा वो 30 रुपए के नीचे जाने के बाद ही शुरू होगा, अदरवाइज मैं इस तरह के स्टॉक में अभी फिलहाल रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। इसकी हिस्ट्री को देख के, बस और कुछ नहीं, सिर्फ इसकी हिस्ट्री को देख के मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। और मार्केट में अभी ऐसे ही प्रेशर चल रहा है। दूसरी बात, ये बैंक का स्टॉक है, तो बैंक के स्टॉक से ज़्यादा रिटर्न देने वाले बहुत ही सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं अभी राइट नाउ। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजंस मुझे ऐसे मिल रहे हैं जिसकी वजह से मैं 40 और 30 के बीच में इसमें अट्रैक्टिव नहीं रहूँगा। मैं 30 के नीचे जाने के बाद ही इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूं। अगला स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका डिविडेंड सेम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जैसा ही दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप उससे ज्यादा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो अच्छी चीज दिखाई दे रही है वो ये है कि जब इनके पास 83.49% का स्टेक था, उसमें से इन्होंने अराउंड 75% ऑब्वियसली करना था इसे, और रिमेनिंग जो स्टेक गया था वो एफआईआई और डीआईआई के पास ही गया था। देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए थे, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा कुछ पॉइंट्स में कम ही हुआ है, मतलब वो डीआईआई या फिर एफआईआई के पास गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर इसके चार्ट में चेक करेंगे, मैक्सिमम टाइम का चार्ट, तो ये भी टेक्निकली कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री जो इसकी है वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही। लिस्टिंग होने के बाद अच्छा तेज़ी दिखाई दिया था, लेकिन कई सालों तक ये स्टॉक गिरता ही रहा। अभी से अगर 5 साल के चार्ट में चेक करेंगे तो इसमें ठीक ठाक आपको तेज़ी दिखाई दी है। तो ये आगे कितने साल तक इस तरह से ही चलता रहेगा इसका कुछ अता पता नहीं है। पीई रेशियो अगर देखेंगे तो इसका भी ईपीएस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं अच्छे होंगे इसके, और मीडियन के नीचे इसका पीई दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये भी अभी खराब लेवल्स पे नहीं है पीई रेशियो के हिसाब से। ओके, अब इसके चार्ट में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 90 रुपीज़ के नीचे में इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल्स डिस्कस किए जा सकते हैं। मेरा जो पर्सनल टारगेट वो होगा 70 रुपीज़ के नीचे कहीं पे। ठीक है, जब 70 के नीचे ये चला जाएगा तब उसके बाद ही मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू करूंगा। 90 के नीचे लेकिन इसे हम लोग डिस्कस जरूर कर सकते हैं दोबारा। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक। इसमें भी डिविडेंड 3.88% के आसपास है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे तो एफआईआई डीआई के पास लगभग इक्वल स्टेक्स हैं। दोनों को मिला के देखेंगे तो पब्लिक से ये ज्यादा है, तो इसलिए ये भी न्यू इन्वेस्टर्स के रडार में रह सकता है। चार्ट में अगर जाके चेक करेंगे
तो आपको इसका भी चार्ट कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत बुरा वाला फॉल और उसके बाद ये आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। इसे भी अगर 5 साल का करके देखें तो आपको ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि एक ये स्ट्रेट लाइन बनाने पे कि यहाँ पे ये सपोर्ट पे अभी चल रहा है। तो हो सकता है सपोर्ट मान के चल सकते हैं। ईपीएस अगर चेक करेंगे इसका तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मीडियन के नीचे पीई दिखाई दे रहा है, तो एंट्री करने के लिए इसमें भी कोई ख़राब टाइम नहीं है पीई रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब प्राइस अगर इसका देखेंगे तो एंट्री इसमें कहाँ पे की जा सकती है। देखिए मेरे पर्सनल अगर लेवल्स की बात करेंगे तो मैं 60-65 के रेंज में, मेनली 60 मान के चलिए, 60 के आसपास में कहीं पे अगर ये आ जाता है तब इसके बाद इसमें हम लोग एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू कर सकते। मेरे लिए ये इसी लेवल में अट्रैक्टिव होना शुरू होगा। अब जितने भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिनकी टेक्निकली हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, उसमें हम लोग एक तरह से रिस्क ही ले रहे हैं। तो क्वांटिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, कम रहेगी, ये चीज याद रखना। अगला स्टॉक है इंडियन बैंक, जिसमें डिविडेंड थोड़ा सा क्या है, कम है कंपेयर टू जो हमने अभी पहले डिस्कस किए, लेकिन स्टॉक ये भी अच्छा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो पब्लिक का स्टेक जो है बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। डीआईए अपना स्टेक कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है, तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे चार्ट में आएंगे, मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो ये भी कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक लाइन बनाए तो ये एक तरह का बेस बन रहा है। अगर इस तरह से हम लोग सोचें तो ये काफ़ी बहुत हाई लेवल पे दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन आना बाकी है। लेकिन पिछले 5 साल का अगर डेटा चेक करेंगे तो ऐसा इसमें लग नहीं रहा। बहुत अच्छा इसमें चार्ट चल रहा है। पीई रेशियो देखेंगे तो ईपीएस बहुत अच्छा चल रहा है। बैंक्स वगैरह की स्थिति जो है लग रहा है अभी लास्ट 5 साल से बहुत अच्छी है। ओके, अब ये मीडियन के नीचे इसका पीई देखेंगे आप तो इसमें भी एंट्री करने के लिए कोई ख़राब टाइम नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसा हम लोग सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं, रिस्क हम लोग कम लेना चाहते हैं। बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे मिले तभी हम लोग कंसिडर इसे कर पाएंगे। तो 300 के नीचे जब ये जाएगा तभी मैं इसमें कंसिडर इसे कर पाऊंगा एंट्री करने के लिए, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी। लेकिन 300 के ऊपर में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इस स्टॉक को कंसिडर करना। अब ये एक बैंक है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, सीएसबी बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लोगों को डिस्कशन में नहीं आता, लेकिन अच्छा है ये भी देखने में। डिविडेंड अभी कंपनी नहीं देती। प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 40% दिखेगी। तो इसको अगर हम लोग जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करें तो आपको दिखाई देगा कि पब्लिक का स्टेक यहाँ पे काफी अच्छा खासा है। लेकिन एफआईआई और डीआई का स्टेक अगर आप टोटल कर दोगे तो पब्लिक के स्टेक से क्या है, ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये भी बिगिनर्स के लिए ठीक ठाक स्टॉक बन जाता है। बस इसमें एक छोटी सी नेगेटिविटी आपको ये दिखेगी कि प्रोमोटर्स का स्टेक कम हुआ है, 40% हुआ है। यहाँ पे 9% के आसपास जो है, 9.5% के आसपास प्रोमोटर ने अपना स्टेक कम किया है। लेकिन वहीं पे एफआईआई ने बहुत मेजर स्टेक्स अपने बढ़ाए हैं, डीआई ने अपना मेजर स्टेक्स बढ़ाए हैं। ठीक है ना, और वहीं पे पब्लिक ने भी लगभग 1% के थोड़ा कम जो है अपना स्टेक बढ़ाया है। तो पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है। चार्ट अगर चेक करेंगे मैक्सिमम टाइम का तो कंपेयर टू अभी जो हमने पिछले कुछ बैंक्स वगैरह चेक किए उसके कंपैरिजन में ये अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें भूलना नहीं चाहिए, वो जो पहले वाले बैंक्स हैं वो 2006 से 2016 से इस सारे टाइम से मार्केट में है, इसीलिए उसमें वॉलेटिलिटी भी जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन ये कोविड के टाइम से है। तो कोविड के टाइम में भागने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब में आपको पता ही है वो कोविड का असर हुआ था, जो फॉल आया तो उसके बाद भागने वाली कंपनीज़ में कचरा कंपनीज़ भी भाग गई। मैं ये नहीं बोल रहा ये कचरा कंपनीज़ है, ऑब्वियसली नहीं है, तभी इतने सारे एफआईआई डीआईआई इसमें एंटर हो रखे हैं। लेकिन हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट्स बाकी कंपनीज़ को दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से, ये बहुत लंबे टाइम से मार्केट में, शेयर मार्केट में बोलना चाह रहा हूँ कि नहीं है। अगर उस चीज़ को इग्नोर किया जाए तो इसका बेस, अगर इस बेस से आप कंपेयर करोगे तो ये आपको एक सपोर्ट जैसा दिखाई देगा। अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस वाले गेम के हिसाब से एंट्री करते हो तब तो आप इसे इस लेवल पे भी कंसिडर कर सकते हो, अराउंड 260 पे एंट्री वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिस्की दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा नीचे, बहुत ही ज़्यादा सेफ लेवल्स पे चाहिए, तो 210 को भी कंसिडर कर सकते हैं। 210 पे ये आएगा या नहीं उसका कोई अता पता नहीं है, यहाँ कहीं पे 210 बन रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली 210 के टारगेट, 200 के टारगेट लोग मान के चल सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए फ़िलहाल तो 260 के आसपास का लेवल ही
पहला सपोर्ट लेवल है। आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है बैंक ऑफ बड़ौदा। काफी फेमस स्टॉक है, काफी इसकी क्वेरीज आते रहते हैं। डिविडेंड वापस देख सकते हैं, उसी पैटर्न में आ गए हम लोग 3.7%। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर अपना स्टेक बिल्कुल बदल नहीं रहे और पब्लिक का जो स्टेक है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि मेरे लिए नेगेटिव बात है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो FII और DIA का जो टोटल स्टेक है वो पब्लिक से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस वे में ये एक न्यू इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए ये स्टॉक सेफ माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म का चार्ट हम लोग चेक करेंगे तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। और एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ से इसने खड़ी चढ़ाई यहाँ पे चढ़ी है, तो ये जब गिरेगा तो बहुत बुरा गिरेगा, इसके चांसेस भी हैं। ओके, 5 साल का चार्ट देखेंगे तो वैसे ही जैसे अभी दूसरे बैंक्स हम लोग देख रहे थे वैसे ही ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। पी रेशियो इसका भी वैसे ही होगा। देखिए EPS काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मीडियन के नीचे PE दिखाई दे रहा है, तो एंट्री करने के लिए इसमें भी कोई ख़राब टाइम नहीं है पी रेशियो के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, पी रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें अगर एंट्री किसी को करनी रहे, मान लो मुझे अगर इसमें एंट्री करनी रहे तो मैं अराउंड 165-160 के आसपास में इसमें एंट्री करने में ओके रहूँगा। छोटी मोटी क्वांटिटी लेने के लिए मुझे चलेगा। तो 160-165 के आसपास जब ये आएगा तो आप मुझे दोबारा टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो या किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। दोबारा हम लोग इस स्टॉक को या जो भी दूसरे हमने स्टॉक्स इस वीडियो में डिस्कस किए उनको दोबारा से एनालाइज करके मैं पर्सनली कौन से लेवल में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड रहूँगा ये डिस्कस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।